तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, यूपी टीजीटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी कोई भी हो परीक्षा जो आप हिंदी से देने वाले हैं, मैं आज उसकी प्रैक्टिस सेट कराने जा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। क्योंकि कहा जाता है कि 50% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं आने वाले एग्जाम में। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसमें प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। 2001 से 2021 तक का है। तो इसको हम देखेंगे एक-एक करके और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है? तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट बाद में इसको करेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर्स का 2021 का है, ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक है? तो आज इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो इसका उत्तर है ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी से अब हुआ था। ठीक है? और ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधी जो है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। तो एक प्रश्न के साथ हम 3-3, 4-4 उत्तर का नॉलेज हमें हो जा रहा है। ठीक है? तो उसको जान जा रहे हैं, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है? दूसरा प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? पहला है गिरती दीवारें, दूसरा शहर में घूमता आईना, तीसरा गर्म राख, चौथा एक नन्ही कंदील। ठीक है? इसका उत्तर है तीसरा। तीसरा जो है गर्म राख है। ये उपेंद्रनाथ का नहीं है। गर्म राख में उपन्यास जो है, उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील का केंद्रीय पात्र चेतन है, लेकिन गर्म राख उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न पद नव्यार्थ युक्त्युदबोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? मम्मट, वाग्भट, रुद्रट और विश्वनाथ। तो इसका उत्तर है वाग्भट। दिया गया कथन प्रसन्न पद नाव्यार्थ युक्त दुबोध विधायिनी स्फुरन्ति सत सत्कवे सत्कवे न बुद्धि। ठीक है? यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ, मिस्टेक है। तो इसका ये है सत्कवे बुद्धि। प्रतिभा सर्वतोमुखी वाग्भट का है। चौथा है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 और 105। उत्तर है भाषा द्वारा रचित शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें 100 शब्दालंकार व 5 अर्थालंकार के साथ साथ कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों में तत्कालीन इतिहास, शिवाजी का चरित्र चित्रण और शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रमाण वर्णन है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। उत्तर इसका है तीसरा जो विषाद है, ये सात्विक अनुभाव नहीं है। दिए गए विकल्पों में से विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव आश्रय की शरीर से बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती है। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पहला रोमांस, बेपथु, कंप, स्वेद, अश्रुपात, प्रलय, वैवाड्य, स्वरभंग, स्तंभ।
बीड़ा पाड़ी में समास है कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि द्विगु। इसका उत्तर है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके पाड़ी में अर्थात सरस्वती के, बीड़ा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती को कहा जाता है। सातवां है नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ये जो है ना मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन नमा का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन का है गज का आनन है जिसका गणेश, त्रिनेत्र तीन नेत्र है जिसके शिव, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। यहाँ पे जो है अन्य को दिखा रहा है, अपनी विशेषता छोड़कर दूसरे की विशेषता प्रकट कर रहा है। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधल मृदुल, हरिसुमन विष्ट, सीतेश आलोक, बल्लभ डोभाल। उत्तर है खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक मरुधर मृदुल है। मरुधल मृदुल की अन्य रचनाएं शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, कविता संग्रह, यात्रा के बहाने, यात्रा संस्मरण, तुष्टिकरण का सच निबंध संग्रह, शब्दों की न्यायिक परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मवृत्त संस्मरण आदि है। मरुधल मृदुल ने प्रतिश्रुति त्रैमासिक संपादन भी किया है। निम्नलिखित महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें से पहला है इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। सेकंड जो है इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। थर्ड यह सर्गों में विभक्त होता है। फोर्थ इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। इसका उत्तर है सेकंड। दिए गए विकल्पों में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं और असत्य है। महाकाव्य में सभी रस प्रधान नहीं होते हैं। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहास शास्त्रित होता है। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। इसका उत्तर है वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ लेखक की कहानी है। इनके कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, बधा है काल और पत्थर कट है आदि। मौलिक नाटक अमली बटोही और धरती आबा तथा शूद्रक चरित मृच्छकटिकम की पुनर्रचना माही गाड़ी और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का नाट्यांतर मैला आंचल पर प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त रंग चिंतन की पुस्तक रंगमंच का जन्म मंत्र और रंग अरंग। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। पहला है तुभ्यम तथा तौ, सेकंड तुभ्यम तथा ते, थर्ड तुभ्यम तथा तौ, फोर्थ त्वया तथा त्वाम। इसका उत्तर है सेकंड। तुभ्यम तथा ते युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। सभी स्वर नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। जिन दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष व्यंजन। श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, महाप्राण और अल्पप्राण। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन,
शुजा-उद-दौला, इसका व्याख्या है। दूसरा सेकंड है उत्तर आलो उजाला। पद्मावत का बंगला अनुवाद ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर अलाओल आलो उजाला ने वर्ष 1650 में किया। 16 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठींगरे ठीकरे की मांगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। इसका उत्तर है मृदुला एक जमीन अपनी जो है ये मृदुला गर्ग की नहीं है, ये गलत है। ये क्या है? एक उपन्यास चित्रा मुदगल का है। एक जमीन अपनी उपन्यास जो है चित्रा मुदगल का है। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास आवा, गिली, गुड्डू, एक जमीन अपनी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा आदि है। इनकी कहानियाँ इस हमाम में, चेहरे लपटे आदि अनादि 3 खंडों में जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। भूख, जहर, ठहरा हुआ, लाक्षागृह, आप अपनी वापसी, जिनावर, केंचुल, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि है। दोस्तों ये सुनाई दे रहा है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो यूपी टीजीटी पीजीटी का फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए और ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस जितना आपको करना है आप करिए, क्योंकि इस बार क्या करना है, जीतना है। इस बार परीक्षा में सफल होके रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। पहला है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वियोगात्मक होगा। और दूसरा है हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, सही है। हिंदी अपभ्रंश के भाषा की भाषा है, अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसमें उत्तर इसका क्या है कि पहला जो है, दिए गए विकल्पों में से हिंदी का विकास के संबंध में यह कथन असत्य है कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ठीक है, जबकि हिंदी का विकास आकृति के रूप के आधार पर वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है 18वां, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। पहला क्या है, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक। आपको पता ही है कि इसमें जो आप ऐसे भी अनुमान लगा, अगर मान लीजिए ये पता नहीं है कैसे आप पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि जब हमारी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, भाषा का ज्ञान नहीं था, तो उस समय जो हड़प्पा के लोग आए थे, तो उस समय जो अपने भाव का जो आदान प्रदान करना था, तो एक चित्रों के अनुसार चित्र पे लिखकर चित्र पे जो है दर्शा के संकेतित करके वो भाषाओं का आदान प्रदान करते थे। तो पहले चित्रात्मक भाषा थी, फिर उसके बाद क्या आया, सूत्रलिपि, तीसरा प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक। ठीक है, तो इस तरह से भाषा की उत्पत्ति और हुई, और ये जो लिपि है, लिपि का विकास हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि लिपि। भारत में 3 लिपियों के लेख मिलते हैं, सिंधु घाटी, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। क्योंकि ये जो हमारे भारत में है 3 लिपि अधिकतर फेमस है, इसको आप जानते हो कि हमारी सबसे पुरानी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित कृतियों में से उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। पहला है जय भारत, साकेत भारत भारती, यशोधरा। ये किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है, और इनको क्रम वाइज से हमें क्या करना, आरोही क्रम में व्यक्त करना है कि कौन सा पहले, या पहले ये जो रचना का क्या हुआ था, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा पहली रचना पहले कौन सी लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर है दूसरा, भारत भारती। जो भारत भारती है आपका 1912 में है, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, जय भारत 1952 में। तो ये आपका तीसरा सही है, नहीं दूसरा सही है।
वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो इसका उत्तर है वे दिन वे लोग जो है 1965 ईस्वी में शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। इनकी अन्य कृतियाँ बिंब प्रतिबिंब 1967 में, मेरा जीवन 1985 में, स्मृति शेष 1994 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1996 में, ग्राम सुधार जो है 2007 में, देहाती दुनिया 1926 में, विभूति 1935 में आदि है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। पहला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउरबेली कुवलयमाला कथा वररत्नाकर। तो इसका जो है सेकंड है कलचुरी से राउरबेली वाला है, क्योंकि इन 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरबेली है। राउरबेली का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारती विद्या पत्रिका में करवाया है। हिंदी में नखशिख सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी रचना में किया गया। यह वेली काव्य परंपरा का प्राचीनतम कृति है। इसका अर्थ है काव्य की वह लता जो श्रृंगार व कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उड़ती है। ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी रिपीट बहुत बार हुआ है और आगे भी आने का पूरा चांस है कि आ सकता है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना का वर्ष है 1555, 1558, 1560, 1565। तो इसका उत्तर है चौथा, जो है अष्टचाप की स्थापना का वर्ष 1565 में है। अष्टचाप के 8 कवि थे, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 जो है विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य कौन थे? ये विठलनाथ के पिताजी थे। ठीक है, और दोनों ने मिलकर 4 कवियों का जो है स्थापना अष्टचाप की रचना की कि उसमें 4 कवि आपके पास रहेंगे, 4 कवि हमारे पास रहेंगे। तो ये लोग गुरु बन गए और 4 कवियों में सूरदास, देखिए कौन-कौन किसके कितने कवि हैं। बल्लभाचार्य के शिष्य जो है कुंभननाथ, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभननाथ जो है सूरदास से उम्र में बड़े हैं। तो अगर क्रम वाइज पूछता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहला कुंभनदास है, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास और चौथा कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य जो है गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। इसमें जो ऑप्शन आता है ना, कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन से विठ्ठलनाथ के शिष्य नहीं है, तो चतुर्भुज के दास पे सुंदरदास दे देगा, चाहे और कोई भी कवि का नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन से जो अष्टचाप कवि में कवियों के नाम हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा राम कुमार वर्मा और चौथा डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ पे जो है पहला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि मोस्टली आपके पेपर में रामचंद्र शुक्ल का ही जो है कथन जो है पूछा जाता है कि कौन कौन सी कथन किसका है, तो मोस्टली आपका रामचंद्र शुक्ल से ही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो है बच्चन से भी पूछा जाता है, रामविलास शर्मा का भी होता है और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का भी होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपका अपने वो रामचंद्र से ही पूछा जाता है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन विद्वान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट, गुरु नानक की माता का नाम था। ये भी आने की संभावना है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। पहला लक्ष्मी, दूसरा बितस्ता, तीसरा रूपना, चौथा तृप्ता। तो देखिए इनकी माता का नाम क्या था? गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम मेहता कालूचंद था। तो हो सकता है कि इस बार जो तृप्ता पूछा था, अब नेक्स्ट टाइम में आपके उनके पिता का नाम पूछ दे। तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में एक खत्री कुल में हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस कुल के हुए थे? तो खत्री कुल में हुए थे। 25वां जो क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? पहला मुर्दैया, दूसरा मणिकर्णिका, तीसरी जो है कितनी धूप में कितनी बार, वटवृक्ष की छाया में। तो इसका उत्तर है अमृतलाल नागौर द्वारा ये लिखित जो है वटवृक्ष की छाया में है। यह रचना विधा की दृष्टि से अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि यह एक जीवनी है
और मुर्दैया और कड़िका तुलसी राम की, और वह कितनी धूप में कितनी बार, ये महीप सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट है अंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ है आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना। चौथा, मन में किसी प्रकार की शंका ना होना। तो इसमें जो है दूसरा, इसका उत्तर दूसरा है, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। वाक्य चुटकुले सुनते सुनते मेरी तो अंधड़ियों में बल पड़ने लगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो आपको पता होना चाहिए कि तद्भव जो है आपका प्योर जो हिंदी होता है, वो जो तत्सम होता है वो संस्कृत का ही रूप होता है। ठीक है, जो का त्यों संस्कृत का रूप वैसे ही हिंदी में आ जाता है। दिए गए विकल्प, राजा तद्भव शब्द न होकर तत्सम शब्द है, राजा का तद्भव शब्द राय होगा। ठीक है, खेत का तत्सम जो है शब्द, तत्सम शब्द क्षेत्र, किसान का तत्सम जो है कृषक, व दाहिना का तत्सम शब्द जो है दक्षिण होगा। जो आप संस्कृत किताब पढ़ते हैं ना, जितने उसमें क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो सब क्या है, आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आप हिंदी में मोस्टली पढ़ते होंगे तो उसमें आपको हिंदी ही दिखेगा, जैसे कि खेत, राजा, किसान। और जो करते हो, जो संस्कृत का जो क्वेश्चन है आपके हिंदी में आ गया तो वो आपका तत्सम हो जाता है। कालिदास में अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें 15, 18, 20, 24। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है 24। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का है? तो 24 छंदों का जो है प्रयोग किया गया है। इसमें सबसे इनका प्रिय छंद क्या है? मंदाक्रांता छंद है। क्योंकि आपको छंद जो है ना, वाणिक छंद के जितने भेद उसके हैं, प्रकार हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आने वाले परीक्षा में आपके पूछ सकते हैं वर्णिक छंद से। क्योंकि मात्रिक छंद वाला है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो कुछ अलग हट के पूछना चाहेगा। ठीक है, तो पेपर ये आपको ध्यान देना है वर्णिक छंद के बारे में। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। तो आपको संस्कृत भी पढ़ना ज़रूरी है। संस्कृत की जो काउंटिंग होती है आप उसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काउंटिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसका उत्तर है आपके 10,000, अयुतम 10,000। ठीक है, और यहाँ पे है 30 30वां प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर है आपका बच्चन सिंह। 31वां है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर है आपका यजुर्वेद। यहाँ पे जो नाटक में अभिनय जो है, अभिनय को यजुर्वेद से माना लिया गया है। यजुर्वेद एक गद्यात्मक और पद्यात्मक ग्रंथ है। हिंदू पौराणिकता के अनुसार वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें 32वां जो है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रचनाकाल है 1730 ईस्वी, 1741, 1750, 1761 ईस्वी। तो इसका उत्तर है 1741। आपको सन भी याद करने की आवश्यकता है, मेन कि कौन सा आपको सन पढ़ना, ये क्योंकि ये मेन है, ये रिपीट भी हो सकता है। तो ये भाषा योग वशिष्ठ की रचयिता वाल्मीकि था, इसके रचनाकार कौन है आपके? तो यहाँ पे गलत दिया है भाषा योग, राम प्रसाद निरंजनी होना चाहिए। आई थिंक यहाँ वाल्मीकि नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि क्या इसका उत्तर होगा। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रियंवदा। इसका उत्तर है यशपाल। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन को वर्ष 1982 में इनकी पुस्तक जिक्र ओ फिक्र के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु। निम्न पंक्तियों में से निहित रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स, वात्सल्य रस। तो इसमें आप चकित सुने हैं ना, इसमें चकित, चकित में ये आपको पता ही हो जाएगा कि इसमें कौन सा है, अद्भुत रस है।
रस का अस्थायी भाव जो है आश्चर्य होता है जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहन पाल, सुमनाक्षर, हरपाल सिंह और देखिए इसमें कठिन से कठिन भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इजी से इजी। जो झोपड़ी से राजभवन आपको पता होगा, आप जब यूपीटेट दिए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये माता प्रसाद का है, ये आत्मकथा है। इनकी अन्य रचनाएँ जो है एकलव्य खंड काव्य है, राजनीति की अर्थ सतसई, भीम शतक, प्रबंध काव्य, धर्म के नाम पर धोखा, परिचय, सतसई, दिग्विजय, रावण जैसे काव्य और अछूत का बेटा, वीरांगना। झलकारी बाई, वीरांगना, उदा देवी, पासी, तड़प मुक्ति की धड़प, धर्म परिवर्तन, प्रतिशोध, जातियों का जंजाल, अंतहीन, बेड़ियां, दिल्ली की गद्दी पर खुसरो की भंगी है। 36 है, न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष। इसका उत्तर है कालिदास। इसमें है कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। यह सूक्ति कालिदास कवि की है। संस्कृत की यह सूक्ति जो है कुमार संभव 5/16 से ली गई है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? पहला धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रजक। आप सब लोग जानते हैं कि सुंदरदास एक जो है एक ऐसे संत काव्य हैं जो सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित है, ठीक है, संत है। सुंदरदास की रचनाएं को हम देख लेते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती है। तो ज्ञान आज जिस इसमें सुंदरदास का जो है पढ़ा लिखा आया है, कल को हो सकता है ये पूछ दे कि इसमें इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग, दीपिका, पंचेंद्री, चरित्र सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त, अनूप, झूलना, पंच प्रभाव आदि। लेकिन की जो मेन रचना है ना, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, यही जो है मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। लेकिन आपको सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कठिन बनाने के लिए अलग से भी पूछ सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865, 1890, 1885, 1850। यहाँ पे जो है इनका उत्तर है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है हिंदी भाषा में प्रकाशन हुआ था 1800 आपका 90 में। ये इनकी अन्य रचनाएं जो नाटक कालचक्र, लेवी, प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जाति संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा। 39 है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउंड्स, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिकार्ड। इसमें जो है ना ग्रियर्सन और गिलक्राइस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ग्रियर्सन है या गिलक्राइस्ट, क्योंकि दोनों में ग है। पहला जो इनका जो अक्षर है ग से स्टार्ट हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि ये गिलक्राइस्ट है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो इसका उत्तर है तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन का है। इन्हें एक अन्य काव्य संग्रह धरती, गुलाब, बुलबुल, क्योंकि जो धरती जो है ना ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, ये भी आता है क्वेश्चन, ताप के ताए हुए दिन। शब्द जो है शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान मेरा घर, चैती, अन कहानी भी कुछ कहानी है, जीने की कला आदि। इनकी अवधि कविता का संग्रह क्या है? अमोला है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।